हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। एकलव्य सीरीज के हैशटैग 24 में हमने हैशटैग 3 न्यूमेरिकल्स कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 16 तक कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। 17 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पिछली वाली वीडियोस नहीं देख के आए वो जाके सबसे पहले पिछली वाली वीडियोस देख के आए, ताकि उनको आने वाले वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि आपका न्यूमेरिकल्स का जो प्लेलिस्ट है वो तैयार हो रहा है। मतलब 3 वीडियोस हो गई हैं न्यूमेरिकल्स की, तो वो प्लेलिस्ट में जब आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपका ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल में पहुंच जाएंगे। तो जो बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, थियरी पढ़ चुके हैं, वो जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एनसीईआरटी का अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्रीवियस ईयर जितने भी हैं उनका अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। मतलब न्यूमेरिकल्स की आपकी 3 प्लेलिस्ट बोल दूं, ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोई लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24 में क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे हैशटैग 4 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखना, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। मैंने कल हिंट दे दिया था पिछले वाले वीडियोस में। ठीक है, आज को इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स 8.010 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर कितना टोटल चार्ज ये फाइंड करना है आपको। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you connected that there were no charge inside the box, there were, एक सेकेंड ये क्या हो गया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। हमने क्या सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब सर जी फाई की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस अंकल ये बोले थे किसी भी क्लोज सरफेस से जो इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसमें टोटल चार्ज कितने हैं अपॉन उसका एप्सिलॉन टाइम्स होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन टाइम्स होता है। अब इसमें आपको याद होगा एप्सिलॉन वैल्यू हमने क्या लिखाया था। एप्सिलॉन वैल्यू आपको याद होगी, क्या लिखाया था एप्सिलॉन वैल्यू, बताओ जल्दी बताओ सर जी। आपने तो एप्सिलॉन की वैल्यू लिखाया था 8.854 इंटू 10 की पावर -12, यही लिखाया था कि नहीं लिखाया था। आप बोलोगे हाँ सर यही तो लिखाया था। अब अगर इतना लिखाया था तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, किसमें देखते हैं किसमें। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या पता था, फार्मूला सर ये पता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें टोटल क्यू चाहिए, तो टोटल क्यू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको सॉल्व कर लेके आंसर आपके पास आ जाएगा। एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और क्या है उसका वैल्यू, है आपके पास 8 इंटू 10 की पावर -3, 8 इंटू 10 की पावर -3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ या ना, अरे बोलोगे भैया हाँ या ना। बिल्कुल 10 की पावर 3 है कि -3 है, 10 की पावर 3 है तो -3 नहीं है। ठीक, ये 10 की पावर -3 नहीं है, ये 10 की पावर 3 है। अब इसमें आप इतना मल्टीप्लाई कर लेना। ये लगभग कितने के इक्वल होता है पता है, ये लगभग 9 के इक्वल होता है। लगभग 9, ये लगभग हम बोल लेट कर लें लगभग 9 के इक्वल। ठीक है, 8 इंटू 9, और मैं अप्रॉक्स आंसर दे रहा हूँ, नहीं तो आप अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको नेट लेट कर लेता हूँ 9 लगभग। ठीक है, 8 पावर 3 और 10 की पावर -12 कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गो नहीं, मतलब 10 की पावर -9 और 72 इंटू 10 की पावर -9, लगभग 72 के करीब आएगा। ठीक है, सॉरी। तो आपके पास जो टोटल चार्ज हुआ, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको पता था सब कुछ सर, गॉस लॉ से। ये कहाँ से है सर, गॉस लॉ से है या गॉस थ्योरम से है।
ठीक। तो गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है आपके पास। क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72 इंटू 10 की पावर -9। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं उसी में सेकंड। क्वेश्चन नंबर उसी में सेकंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। मतलब ये बोले हैं कि अगर उस बॉक्स में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो नेट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके अंदर जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि फ्लक्स अगर जीरो है तो चार्ज जीरो होगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से देखो अभी कैसे पता चल जाएगा। आपने फाई इक्वल टू क्या पढ़ा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो एक है कांस्टेंट, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता नहीं। अगर फाई जीरो तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, क्यू की वैल्यू जीरो कब होगी? क्यू की वैल्यू जीरो कब होगी? सर अगर चार्ज तो है इसमें, लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज कितना आएगा? सर जी नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज जीरो आ जाएगा। मतलब आपके पास जो बॉक्स है यहाँ पे यही वेरी हो रहा है, यही लॉजिक लग रहा है। कैसे? आपको एक ब्लैक बॉक्स रखा है, उसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, इसलिए वहाँ पे उसमें अंदर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आसान थी, आनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। क्वेश्चन नंबर 1.18 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है ध्यान से सुन लो। ये ठंडी लगने लगी यार। A point charge plus 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center of a square of the side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? Think of the square as one face of the cube is 10 centimeter. अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला अभी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 को क्या करते हैं? स्किप। ये वीडियो को लास्ट में कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया है, क्योंकि इसका जो होता है 1/6 करके होता है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे होता है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये सब मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1.18 क्योंकि पहले मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम की थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद क्या कराऊंगा? न्यूमेरिकल करा दूंगा। एक न्यूमेरिकल ही छूटेगा, बाकी सब हो जाएगा। A point charge of 2 microcoulomb is the center of the cubic Gaussian surface 9.0 centimeter on the edge. What is the net electric flux through the surface? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? 2.0 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, कुलम हो गया। सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 पॉइंट ऑन एज, मतलब आपका जो एज दिया गया है वो कितना दिया गया है उससे मतलब ही नहीं। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन लिख दो। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और एप्सिलॉन वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 854 लिख दो, फिर भी सही है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, फाइव वैल्यू आ जाएगी, ठीक। फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कोई दिक्कत दुख तकलीफ है? यार कौन बार बार कॉल कर रहा है इधर? गुस्सा लगती है मुझे। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा सर, यहाँ पे ये माइक्रोकुलम में रखा है ना, तो इसको और थोड़ा सही से लिख सकते हैं ना। ये माइक्रोकुलम में है तो इसको हम कुलम में कन्वर्ट किए थे। कैसे किए थे? 10 की पावर क्या था? -6 था, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर ये वैल्यू हो गई, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आपका नेट आंसर आ जाएगा, और हो भी जाएगी, आसान है ना, क्योंकि -12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। 10 की पावर 2 दे देगा, और ये 2 को 8.85 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 854। मैं तो कर दूँ, अभी कैलकुलेटर से कर दूंगा, आप लोग भी कोशिश तो करो, ठीक है। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम हो जाएगा। क्या इसकी फाइव वैल्यू?
मैं जितना कर रहा हूँ उसके आगे का आंसर आप लोग करिएगा, क्योंकि भैया कैलकुलेशन आपको एग्जाम में कर रहे हैं, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको भी कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक, करना अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना सर आंसर नहीं आ रहा है, ये आपने गलत लिखा है ना। गलत वैसे होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है। हाँ, चलो नेक्स्ट। A point charge causes an electric flux of -1.0 into 10 power minus 3 passing through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? Oh, फो ये क्या हुआ? देखो, फ्लक्स तो दो ही चीज पे डिपेंड करती है। किस पे? Q अपॉन एप्सिलॉन। मतलब चार्ज अगर बढ़ेगा तभी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर चार्ज नहीं बढ़ेगा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? और अगर हम बात करें एक स्फीयर की, अगर स्फीयर की बात करें तो एक स्फीयर छोटा है, एक स्फीयर बड़ा है, चार्ज Q ही है, तो इससे निकलने वाली लाइन सपोज दैट यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो जब इसको बड़ा करिए तो उतने ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे वहाँ से भी, कि स्फीयर बड़ा करने पे कम ज़्यादा जाएगा? ये बताओ। स्फीयर बड़ा कर देंगे तो क्या बीच में से ऐसे लाइन निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना। तो रेडियस पे नहीं डिपेंड करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिपेंड करता है किस पे? टोटल चार्ज कितना है उस के ऊपर। तो इन्होंने यही बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, मतलब गॉसियन सरफेस को डबल कर दिया जाए, मतलब ये अगर आर रेडियस का है तो ये अब क्यू आर क्या हो जाए? 2r रेडियस का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ एनी गॉसियन सरफेस, या फिर किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस वो क्या करता है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए होता है, बस वो किस पे डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उसमें कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कितना बड़ा गॉसियन सरफेस लिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस छोटा लो बड़ा लो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, चलो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ये तो आसान बात है, कैलकुलेट कर लो भैया क्या निकालना है। इसमें फाइव दिया गया है, देख लो। तो जो -1 ये जो है -1.0 इंटू 10 की पावर 3 रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये तो नहीं चेंज होगा रेडियस डबल करने में। पहला का आंसर नो चेंज, ठीक है, वही आंसर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैसे आ जाएगी? देखो भाई, सबको पता है फाइव इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से Q की वैल्यू निकालना है, फाइव वैल्यू कितना है दिया गया है? -1 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 8.854 या 845 जो को भी होगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस में 12। इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9, 10 की पावर 9 और 8.854 को ऊपर मत डिवाइड कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको करना आप, ये नहीं कि सर बता रहे हैं कि हो जाएगा ना, कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, है ना। तो अगर इससे डर जाओगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, और अगर एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो हो गया सत्यानाश। जो इतना पढ़ा रहे हैं सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं कर दूं, मैं तो अभी कैलकुलेटर से कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चलूँ आपको ये कैलकुलेशन बताऊँ। कैलकुलेशन आपका क्लास 11 में आपने खूब भर भर के कैलकुलेशन सीखा होगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन तेज करने की स्पीड बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, वो एग्जाम्पल का सिर्फ आप कैलकुलेशन उठाया करो, वो उठा के उससे प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आपके फिजिक्स में मैथ्स आने वाली नहीं है। फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं वो इस तरीके से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस किए रहोगे, वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे? आपके बुक में मिलेंगे, एग्जाम्पल में जो है वो बुक में मिलेंगे, ठीक है। आपने अगर एडिशनल बुक रखी होगी एस एल अरोरा, जैसे कि मैंने बोला था आपसे, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, और न्यूमेरिकल्स में बस आपको क्या उठाना है, वो जो सॉल्यूशन, जो वैल्यू पुटिंग वाली मेथड, जो वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ सॉल्व करके दिया है, आंसर लाना होता है, उसके एक पहले स्टेप उठा लो, उसको सॉल्व करो आराम से। उस पर आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके चले आओगे और टाइम भी बचेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट। A conducting sphere of radius 10 cm has the unknown charge if the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 Newton per coulomb and pointed radially inward. What is the net charge on the sphere? Okay, sphere पे नेट चार्ज निकालना है, मतलब Q की वैल्यू निकालना है। E की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बता दो।
ई इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई क्यू बाई आर, है ना, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अरे भैया बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पे अगर ए की बात करेंगे तो क्या आता था, ए की जैसे बात करते थे तो एक स्फीयर है, स्फीयर का जो एरिया होता है अगर उसका रेडियस आर ले लें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अगर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे रखी है क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 20 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल सकती है कैसे, ई की वैल्यू दे रखी है, हाँ, और ये तो आसान, फर्जी परेशान हो रहे हो वहाँ पे सरफेस से फर्जी परेशान हो रहे हो आप, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू आपके पास दे रखी है ना, ई की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितना 1.5 इंटू 10⁻³ 1/4 की वैल्यू क्या होती है, ये इधर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई आर से, और इधर बचा आपका क्यू। मैंने क्या बोला, ये इधर जाके हो गया डिवाइड, ये इधर हो गया मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ थी, और ये जाके जो इधर 9 इंटू 10⁻9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपके पास सामने हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितने मीटर, 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर, आप बोलोगे सर 0.1, ओके सर कोई दिक्कत नहीं, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01, 1 सेंटीमीटर बोला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में तो 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर, और इधर क्यू हो जाएगा, इधर 9 है ही, है ना, 9 इंटू 10⁵ होगा 9, तो 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना आप नेट चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट चार्ज, ये हो जाएगा कूलाम। नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्या ही था, ई की वैल्यू दे रखी थी, रेडियस की वैल्यू दे रखी थी, आपको क्या निकालना था, टोटल चार्ज निकालना था, तो क्यू की वैल्यू आ गई आराम से कि नहीं आ गई, आ गई, इसमें क्या दिक्कत थी, परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, देखो मैं इसको सॉल्व कर थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि देखो 1.5 10⁻³ है तो दो इधर कर लो तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू क्यू। अब ये इतना तो सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते हो ना। चलो, इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा पक्का, कोई दुख तकलीफ है, बोल दो भैया, फिर से बताऊं, अरे यार देख लो, नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और समझ में आएगा कैसे, पढ़ोगे तो आएगा ना समझ में, हाँ। एक स्फेयर था, स्फेयर का जो स्फेयर पे कितना चार्ज है वो निकालना था, ई की वैल्यू आपके पास दे रखी थी, आर की वैल्यू आपके पास दे रखी थी, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर पढ़ा था, इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला ही नहीं है ना, तो इसको हम इरेज ही कर देते हैं, क्या फर्जी परेशान होना है इसमें, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला होता तो वहाँ पे हमारा काम हो जाता है ये वाला फार्मूला, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते उसके बाद इसमें रख देते, लेकिन अभी वो बोला नहीं तो उसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या है, ई इज इक्वल 1/4 क्यू बाई आर, आपको ई की वैल्यू दे रखी है, एक स्टेप में लिख दो, नहीं तो हो जाओगे आप लोग परेशान, मुझे पता है, और मैं वही लिख दूँ, ठीक है, 10⁻³ इज इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, इंटू क्यू अपॉन ये आर की वैल्यू कितना है 0.1, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, अब ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गई, ध्यान से देख लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। 1.5 में क्या हो, ये चीज़ आके डिवाइड हो गई, देखो ये चीज़ आके डिवाइड हो गई है, और आर 0.1 है तो 0.1 जाके देखिए मल्टीप्लाई हो गई, बस इतनी को सॉल्व करना है आपको, इतना सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, कन्फर्म है, ठीक। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ये न्यूमेरिकल्स आपको नहीं ये जो सॉल्यूशन है ये कतई नहीं बताने वाला, क्योंकि ये अगर बताने लगा तो भाई तुम क्लास 5th क्लास 6th पढ़ने लगे, एक्सपोनेंट पावर पढ़ाने लगे हम, है ना, इतना टाइम नहीं है, आप कोशिश करिएगा, आएगा कैसे नहीं,
बचपन से उसी में मत्था फोड़े हो तो आएगा कैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 है अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, ये देखो आ गया, आ गया, वही पूछा था 80.0 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइक्रोकुलाम पूछा है, माइक्रोकुलाम दे दिया भैया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यूनिफॉर्म चार कनेटिक स्फीयर 2.5 डायमीटर, डायमीटर कितना दिया गया है, देखो डायमीटर, डायमीटर दिया गया है सर जी 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा सर जी 1.2 मीटर। ठीक है, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज नहीं, मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखा है कितना 80.0 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम मीटर हो जाएगा, कुलाम। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज कितना होएगा, होएगा ही होएगा। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सर जी, क्यू बाई ए होता है। ए किसका ए, यहाँ पे बात हो रही स्फीयर की, स्फीयर की मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4πr स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। वैल्यू रख दो तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है सर जी 80 इंटू 10⁻⁻6, फिर 4πr स्क्वायर, मतलब उसका निकाल लेना क्या है, 12 है ना, तो क्या होता है 22/7 इंटू 4, आर की वैल्यू कितना है 12, तो 1.2 इंटू 1.2। ओके, इतना सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। ठीक, तो Q इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, सच बताना, सच बताना मेरे भाई, सच बताना। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, अगर इतना नहीं आया तो देखो, अब अगर इतना आ गया, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फ्लक्स निकालना है तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू की वैल्यू क्या निकालो सर जी 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.2, 1.2 को थोड़ा सॉल्व कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.44 हो जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व करोगे तो अपॉन में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इतना जब सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले हमने क्यू निकाला, क्यू कैसे निकाला, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर इसका एरिया है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी को हमने रख दिया 80.10⁻⁻6 और 4 पाई की वैल्यू 22/7, 1.2 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आएगा। ठीक है, जब 1.44 आ गया हमने 8.854 को नीचे रख दिया वैल्यू, क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था, सेकंड क्वेश्चन था ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया, सेकंड कैलकुलेट किया और यही पूछा भी था आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व करके देखो। हर एक मैं आपसे एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे वो बच्चे क्या करेंगे, वो जो मैं नीचे के ये सारे डाटा छोड़ रहा हूँ उसके आंसर सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दीजिएगा सर इसका आंसर इतना आएगा। बाकी आंसर तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, देख सकते हो, मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस क्या है, आप इसको सॉल्व करो, नहीं आएगा फिर से सॉल्व करो, नहीं आएगा तो उसके बाद भी सॉल्व करो। ठीक है, आएगा कैसे नहीं, आएगा कैसे नहीं, अगर मैं बता दूं सॉल्व करके मैं बता दूं तो करना आपको ही एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में करना आपको ही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, बच्चे यहीं पे दिक्कत करते हैं, यहीं पे उनको यही नहीं समझ आता है ना। तो पहले कोशिश तो करो, कैसे नहीं समझ में आएगा यार, 80 इंटू 4 नहीं समझ में आएगा तुमको, 10⁻⁻6 और 10⁻12 नहीं समझ में आएगा तुमको, आसान है, बस आप देख के घबरा रहे हो, घबराना नहीं है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 23 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴
4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लिनियर चार्ज डेंसिटी। देखो एक्चुअल में बोला क्या है, बोला है एक इनफाइनाइट चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद होगा मैंने एक्सप्रेशन पढ़ाया था, इसका डेरिवेशन भी कराया था, इसका फार्मूला, आपको फार्मूला जस्ट याद हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं लिखूंगा तो इससे कहाँ पे निकालना है, इससे किसी पॉइंट पी पे निकालना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितने पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अगर मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 2/100 करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा, 0.02 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.02 मीटर हो जाएगा। 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लिनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा कैलकुलेट करना है। तो लेमडा के फॉर्म में हमने ये देखो आपको ई दे रखा है, ई दे रखा है क्या 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है कि नहीं दे रखा है सर, ये दे रखा है। रेडियस दे रखा है, रेडियस सर जी दे रखा है क्या 0.02 मीटर दे रखा है। आपको लेमडा चाहिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो फार्मूला क्या था कि अगर किसी सरफेस का, अगर किसी सरफेस, अगर किसी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी वो कितना आती थी 1/2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर, ये आता था। आपको याद होगा, जाके पिछले वाले वीडियो में देखेंगे, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे है वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से कराया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, वहाँ पे मैं इसको कराया हूँ। ई की वैल्यू आपके पास पता है, आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब हो गया तो आपको मैं फिर से बोलूंगा इसका वैल्यू सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुन लो। ई ये क्या है, ई की वैल्यू कितना है 9 × 10⁴। अच्छा, क्या हम 2 पाई एप्सिलॉन को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं ठीक है रहने दो इसको। 2 इसको लिख लो 22/7, इसको लिख लो 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक, लिख ली, इतना इतना लिख लेना। उसके बाद फिर क्या है, आर की वैल्यू आपके पास क्या है 0.02 मीटर। अब ये आ जाएगा आपका लेमडा, इसको भी आप करिएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट करने का मतलब आसानी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आ भी जाएगा। क्या देखो 10⁴, 10⁻⁻12, 10⁻⁻10 अलग रख लो, फिर 9 का मल्टीप्लाई करो 2 में, फिर 22 का कर लो, फिर 8.854 का कर लो। इसको एक काम करना, इसका एक काम ये करना, आप इसको इतना ना मानो, इसका आंसर लगभग कर दो, क्या कर दो लगभग, और इसको कैलकुलेट कर लो 9, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा। कैलकुलेशन आसान करने के मैं बता रहा हूँ, इसको क्या कर लेना आप 9 कर लेना, क्या कर लेना 9, और यहाँ पे लगभग वाला सिंबल ले लेना, अप्रॉक्स, अप्रॉक्सली आंसर देंगे और क्या। तो 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -12। अब आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगी। 9 × 9 81 हो जाएगा, 22 2 44 हो जाएगा, और 0.2 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, आपका नेट आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखना जरा। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल and close to each other on their inner faces, and two large thin metal plates are parallel and close each other on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite sign. ठीक है, एक पे प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है 17 22 -22। व्हाट इज द ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, एंड द सी इज द बिटवीन द प्लेट्स। देखो दो प्लेट्स, आपको वो देखो वाला डेरिवेशन याद है, दो प्लेट्स होती थी, एक पहला रीजन ये होता था, एक दूसरा रीजन ये होता था, एक तीसरा रीजन ये होता था। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने प्लस सिग्मा लिया है, यहाँ पे हमने माइनस सिग्मा लिया था। ठीक है, ये प्लस होता था, ये माइनस होता था। ठीक है, अब आपको याद हो कि यहाँ पे क्या होता था, बाहर के साइड में क्या होता था 0 होता था, इधर बाहर के साइड में क्या होता था 0 होता था। सारा का सारा कहाँ मिलता था, इसी के बीच में मिलता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था वो कैसा मिलता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। याद आया कुछ कि नहीं आया, तो वही सेम क्वेश्चन बोला है, सेम मैग्नीट्यूड का बोला है, तब तो यहाँ पे भी भाई ये 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन बचा कहाँ पे, बीच में। बीच में कितना आएगा, बीच में आपको याद होगा, बीच में याद होगा ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यही तो होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बीच में। जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता था तो कैलकुलेट कर लो भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती थी 17, ये रखा है, ये दे रखा है ई की वैल्यू 17 × 10⁻⁻22
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। कैलकुलेट कर लो, ये रहा आपका नेट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने बोला था ना, अगर जो बच्चे कॉन्सेप्ट को मिस किए होंगे उनको न्यूमेरिकल कतई नहीं समझ में आएगा। तो मैं वही बोला, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये एक दूसरे के बाहर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, बाहर बाहर होता है जीरो, क्योंकि बीच में डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। देखो ऐसे ही तो होता था, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से दूर जाएगा, है ना, माइनस की ओर आता है तो माइनस की ओर आएगा, है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन आता है। और यहाँ पे एक तो इधर जाएगा और दूसरा इसकी वजह से इधर आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी एक इधर आएगा और दूसरा पॉजिटिव वाला क्या जाएगा, दूर जाएगा, तो यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा बीच में सेम डायरेक्शन कौन सा, ये वाला, इसलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, तो बीच वाला आ गया, बीच में आ गया कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और दोनों साइड साइड क्या होता है, फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों साइड में रीजन में जीरो हो जाएगा, और सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा, बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा 17 इंटू 10⁻22 इंटू अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, मुझे पता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आने वाले हैं आंसर्स के, तो मैं वही आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन, जिसमें एक फार्मूला मैंने मिस कर दिया था, है ना, वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये आसान है, अगर आप करना चाहोगे तो ये आंसर इसी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर कोई क्यूब का सरफेस है ना, तो एक सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन होता है। अगर समझ में आया तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो क्या करना है, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू की वैल्यू आपके पास होगा 10 माइक्रोकुलम। तो 10 माइक्रोकुलम मतलब 10 इंटू 10⁻10, और ये क्या हो जाएगा, साइड पे डिपेंड नहीं करता, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻12। इतना साल कर लोगे इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या बोला, अगर कोई क्यूब है, क्या है, कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अगर एक सरफेस से पूछे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, तो आप याद रखना कि किसी क्यूब के एक सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक सरफेस से, अगर टोटल पूछता तो क्यू अपान एप्सिलॉन टोटल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि 6 सरफेस होते हैं, यहाँ पे कितना है 1/6 में डिवाइड कर, क्योंकि एक सरफेस से पूछा है तो वहाँ पे 6 सरफेस को हमने एक सरफेस से डिवाइड कर, 6 सरफेस, टोटल सरफेस को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा 5 = 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन। हमने क्यू की वैल्यू रख ली, एप्सिलॉन की वैल्यू रख ली 1/6। इसको सॉल्व करोगे आपका इसका भी आंसर आ गया। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका थियरी अभी हम पढ़ाऊंगा, अभी थियरी इसका बाकी है, तो मैं इसको याद करके रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने आज खत्म कर लिया कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट, मतलब पहले चैप्टर का जितना एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स है उसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक कॉन्सेप्ट प्लस कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। बाकी अभी तो थियरी बाकी है, तो सबसे पहले थियरी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले थियरी कर लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। उस थियरी में बचा है आपका कैपेसिटेंस वाला टॉपिक, बाकी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला का टॉपिक खत्म हो गया है लगभग, है ना। तो जो बच्चे वो वाली भी वीडियो नहीं देखे, जाके सबसे पहले वो वाली वीडियोस देख के आए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 24 वीडियोज आपकी लगातार पढ़ चुकी हैं। और ये 24 वीडियो अगर कोई चाहे ना तो एक दिन में देख सकता है, क्योंकि कोई वीडियो 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, मतलब मैक्सिमम मैं बोल दूं 30 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं। ऑन एवरेज अगर ले लें पूरी वीडियोस का अगर एवरेज लेंगे तो ये 20 मिनट्स आएगा, है ना। तो अगर आप चाहें तो एक चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हैं। मैंने बस इसको छोटा छोटा इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, रिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप रिवीजन करोगे कॉपी से, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक करके रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ, अभी बाय बाय क्यों बोलूँ, जो टी शर्ट देख रहे हो आप देखोगे सर यहाँ पे RN लिखा है, ये क्या बात हुई, पढ़ा रहे हैं रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स पे, यहाँ पे RN क्या है। देखो हम लोग का 3 चैनल है, क्या है, 3 चैनल कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। 3 चैनल कौन सा है, ठीक है। 3 चैनल अपने लोग का है, पहला आता है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स, ये रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स जो कि आप जिस पे पढ़ रहे हो। दूसरा आता है
आर एन एजुकेशन फाउंडेशन, आर एन एजुकेशन, जिसका मैंने टी शर्ट पहन के रखा है। और तीसरा आता है प्रोफेसर शुभम तिवारी, प्रोफेसर शुभम तिवारी। ठीक है, ये 3 चैनल हम लोग रन करते हैं। इस पे जो शुभम सर हैं, जिनका ये चैनल है, जिनका क्या हम सबकी का चैनल है, उसमें क्या है, उसमें ये सिर्फ क्योंकि ये बैंक का यूज़ करते हैं तो इसमें सारी क्या है, BCom, MCom, ठीक है, ये सारे वीडियोस जाती हैं। BCom मतलब बैचलर डिग्री की जाती है, मास्टर डिग्री की जाती हैं। ठीक है, आर एन एजुकेशन फाउंडेशन पे यहाँ पे पूरी टीम लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप 10th लेवल पे पढ़ सकते हो, 12th लेवल मतलब 10th में यूपी बोर्ड पढ़ सकते हो और CBSE बोर्ड पढ़ सकते हो। अभी हमने इस पे 12th नहीं स्टार्ट किया है, 11th और 12th नहीं स्टार्ट किया है, स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले अपना ये फिजिक्स स्टार्ट करूंगा मैं। और ये मेरा पर्सनल चैनल है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स पे। रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स पे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स 12th की क्या पढ़ाऊंगा, 12th और 11th की फिजिक्स। और आर एन वाले में पढ़ाता हूँ 9th और 10th की, 9th और 10th का साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ। किस पे, आर एन वाले पे। आर एन वाले पे मैं 9th और 10th का साइंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि वही टी शर्ट पहना हूँ, वही टी शर्ट जिस पे पहना हूँ। और रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में मैं आपको 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स और 12th की मैथ्स और 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक, सॉरी 12th की मैथ्स और 11th की मैथ्स प्लस 11th की फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। मेरा जो चैनल है उस पर सिर्फ आपको 11th 12th और प्लस SSC मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितना है उसकी भी वीडियोस आपको इसी पे मिलेगी। SSC जितने भी कॉम्पिटेटिव, यूपी पुलिस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब मेरे चैनल पर पढ़ता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव है और मैं 11th 12th कवर करता हूँ। और आर एन वाले पे टीम बड़ी है, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के 3 टीचर आपको मिल जाएंगे। आपको जिससे मन करे उससे पढ़ सकते हैं। तो अगर जो बच्चे इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये तीनों चैनल हमारा ही है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे 10th 11th 9th, ठीक है, उनको आप बताइएगा। अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, बस आपसे हम लोग क्या मांग रहे हैं, एक सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, और ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करिए। और इस पे जो आपके यहाँ BCom MCom कर रहे हो, है ना, कॉमर्स क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, शुभम तिवारी वहाँ पे सर पढ़ाते हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनकी आप वीडियोस देखते हैं, जब जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, आपको हमें ये बताना था। अब हमारा यहाँ पे होता हुआ लेक्चर ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।